दोस्तों एयर फ्रांस 447 अचानक एटीसी के रडार से गायब हो गया। किसी भी तरह का कोई सिग्नल नहीं मिला, ना कोई इंजन फेलियर का वॉइस मैसेज और ना ही कोई डैमेज की शिकायत। फिर भी ये प्लेन अचानक गायब हो गया। क्या हुआ था इस प्लेन के साथ? दोस्तों कई सालों तक ये हादसा मिस्ट्री बनकर रह गया और 3 साल बाद हुआ एक चमत्कार जिसने सारे मिस्ट्री का पर्दाफाश करके रख दिया। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फ्लाइट 4477 के मिस्टीरियस घटना और उसके पीछे के रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात है साल 2009 की, तारीख 31 मई। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो एयरपोर्ट से एयर फ्रांस का एक प्लेन टेक ऑफ करता है। प्लेन का मॉडल एयरबस 330203, फ्लाइट संख्या 447। टेक ऑफ के वक्त घड़ी में समय हुआ था शाम के 7:30 बजे। करीब 10.5 घंटे की इस फ्लाइट का गंतव्य था पेरिस का डी गॉल एयरपोर्ट। एयर फ्रांस का नियम था कि 10 घंटे से ज्यादा की किसी भी फ्लाइट में पायलट को बीच में ब्रेक लेना होगा। इस वास्ते उस दिन प्लेन में 3 पायलट, कैप्टन मार्क ड्यूबा और 2 फर्स्ट ऑफिसर, डेविड रॉबर्ट और पियरे बेनिन। डूबा इनमें सबसे अनुभवी थी, जबकि डेविड रॉबर्ट सबसे कम अनुभवी। क्रू को मिलाकर प्लेन में कुल 228 लोग सवार थे। टेक ऑफ के वक्त प्लेन की कमांड डूबा और बेनिन के हाथ में थी, जबकि डेविड रॉबर्ट कॉकपिट के पीछे बने एक छोटे से केबिन में नींद पूरी कर रहे थे। रात के करीब 1:30 बजे प्लेन ब्राजील के एयर स्पेस से निकलकर अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ने लगता है। अगले कुछ घंटे तक प्लेन एक ऐसे एरिया में उड़ने वाला था जहां रडार काम नहीं करते। पश्चिम अफ्रीका के देश सेनेगल की राजधानी डाकार के नजदीक पहुंचते ही प्लेन दोबारा रडार की रेंज में आ जाता। लेकिन उस रोज जब 2.5 घंटे बाद प्लेन रडार पर नहीं दिखा, एयर फ्रांस के अधिकारी चिंता में पड़ गए। घंटे दिनों में तब्दील हुए और दिन हफ्तों में, लेकिन फ्लाइट 447 का कुछ पता नहीं चला। फिर चंद रोज बाद कुछ लोगों ने अटलांटिक में बहता हुआ प्लेन का एक मलबा देखा। बचाव दल ने समंदर से 50 से ज्यादा शव निकाले। करीब 150 लोग अभी भी गायब। इनकी खोज जारी थी, लेकिन जिस चीज को ढूंढना सबसे जरूरी थी वो था प्लेन का ब्लैक बॉक्स। फ्रांस सरकार ने ब्लैक बॉक्स ढूंढने के लिए पूरा जोर लगा दिया। यहाँ तक कि समंदर की तलहटी में सबमरीन भी भेजी गई, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। एयरबस 330 मॉडल के सैकड़ों विमान रोज उड़ान भरते हैं। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी था कि प्लेन किस कारण क्रैश हुआ। क्या ऐसा किसी तकनीक दिक्कत के चलते हुआ था? अगर हाँ तो उस दिक्कत का पता लगाने के लिए ब्लैक बॉक्स का मिलना बहुत जरूरी था। अधिकारी खोजते रहे, लेकिन 2 साल की कोशिश के बाद भी ब्लैक बॉक्स नहीं मिला। तब बुलाया गया उस ऑफिसर को जिसने 1985 में टाइटैनिक का मलबा खोज निकाला था। रॉबर्ट वेलार्ड और उनकी टीम ने अप्रैल 2011 में अटलांटिक के अंदर 4000 मीटर की गहराई में प्लेन का मलबा ढूंढ निकाला। साथ में ब्लैक बॉक्स भी था। इस ब्लैक बॉक्स में उन आखिरी 4 मिनटों की कहानी कैद थी, जिससे इस पहेली का खुलासा होने वाला था। क्या हुआ था इन 4 मिनटों में, चलिए जानते हैं। दोस्तों दिक्कत की शुरुआत हुई ठीक उस वक्त जब प्लेन के मुख्य पायलट मार्क ड्यूबा ब्रेक लेने के लिए अपनी सीट से उठे। यात्रियों को डिनर सर्व किया जा चुका था। ड्यूबा कॉकपिट के पीछे बने केबिन में नींद लेने के लिए चले गए और उनकी जगह डेविड रॉबर्ट ने ले ली। हालांकि प्लेन का कंट्रोल अभी भी फर्स्ट ऑफिसर पियरे बोनिन के हाथ में था। बोनिन सबसे कम अनुभवी थे, फिर भी डुब्बा ने उन्हें फ्लाइट की कमान संभालने के लिए चुना। वैसे भी प्लेन ऑटो पायलट मोड में था। टेक ऑफ से पहले ही प्लेन के कंप्यूटर में फ्लाइट पाथ डाल दो। इसके बाद सिर्फ टेक ऑफ और लैंडिंग के अलावा फ्लाइट को कुछ करने की जरूरत नहीं थी। बोनिन आराम से प्लेन उड़ा रहे थे, तभी सामने उन्हें कुछ बादल दिखाई दिए। बाहर बिजली कड़कड़ा रही थी। इस रास्ते में ऐसा होना सामान्य था। कुछ देर में मौसम और खराब हुआ। कॉकपिट के शीशे पर अब बिजली की धारियां पड़ने लगी, जिसे उड़ान की भाषा में एम्बुलेंस फायर कहते हैं। बिजली और बादल परेशानी नहीं थे, लेकिन ऐसा मौसम एक दिक्कत जरूर पैदा कर सकता था। ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग के अनुसार रात के 2 बजे प्लेन में जोरों की आवाजें आने लगी। ये आइस क्रिस्टल थे जो प्लेन से टकरा रहे थे। आइस क्रिस्टल के टकराने से 2 चीजें हुई। आइस क्रिस्टल ने प्लेन की बॉडी में लगे 3 सेंसरों को ब्लॉक कर दिया। ये सेंसर पायलट ट्यूब कहलाते हैं, जो 3 पायलटों को प्लेन की स्पीड आदि का अलग अलग डेटा मुहैया कराते हैं। जैसे ही ये सेंसर ब्लॉक हुए, प्लेन का ऑटो पायलट बंद हो गया। हालांकि ये किसी प्रकार की इमरजेंसी नहीं थी। पायलट बोनिन को सिर्फ इतना करना था कि प्लेन को मैनुअली कंट्रोल कर उसे अपनी स्पीड पर ही उड़ाने चाहिए।
कुछ देर बाद बर्फ पिघल जाती और ऑटो पायलट दोबारा ऑन हो जाता, लेकिन पता नहीं क्यों बोनिन ने अपनी सीट के बगल में लगी साइड स्टिक को तेजी से पीछे की ओर खींचा, जिससे प्लेन की नोक ऊपर की ओर हो गई। प्लेन ऊंचाई की ओर जाने लगा। ये पायलट की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन उन्हें अभी तक इस बात का एहसास नहीं था। सेंसर पर आइस क्रिस्टल जमने से प्लेन का ऑटो पायलट बंद हो चुका था, लेकिन प्लेन में और कोई दिक्कत नहीं थी। बोनिन अगर उसे सामान्य रूप से उड़ाते रहते तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन हड़बड़ी में उन्होंने उसे ऊपर की ओर मोड़ दिया। बोनिन स्क्रीन पर नजर आ रही स्पीड को देख रहे थे, जो धीरे धीरे कम होती जा रही थी, लेकिन उन्होंने इस डेटा पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उन्हें लग रहा था सेंसर में क्रिस्टल जमा होने की वजह से गलत डेटा पहुंचा रहा है। असलियत कुछ और थी। कुछ ही मिनटों में सेंसर में जमा बर्फ पिघल चुकी थी। सेंसर सही काम करने लगा था। बोनिन और उनके साथी ने यह समझने में गलती कर दी। प्लेन जोर की आवाजें कर रहा था। दोनों ने इसका मतलब ये निकाला कि प्लेन की स्पीड काफी तेज है, जबकि सामने सेंसर उन्हें बता रहा था कि स्पीड कम होती जा रही है। स्पीड बढ़ाने के लिए बोनिन ने प्लेन की नोक ऊपर की तरफ बनाए रखी। प्लेन 40,000 फीट की ऊंचाई तक गया। इसके बाद स्टॉलिंग के चलते वो नीचे की ओर गिरने लगा। नतीजतन प्लेन के अलार्म सिस्टम एक्टिवेट होकर तेजी से बजने लगे। दोस्तों, ये स्टॉलिंग क्या होता है? इसके लिए आपको उड़ान संबंधी एक फिनोमिना को समझना होगा, जिसे स्टॉलिंग कहते हैं। जब कोई प्लेन उड़ान पर होता है, आमतौर पर 2 प्रकार के प्रेशर उसे हवा में बनाए रखते हैं। पंखों के ऊपर हवा का प्रेशर कम होता है, जो पंखों को ऊपर की ओर उठाता है, जबकि पंखों के नीचे हवा का प्रेशर ज्यादा होता है। ये प्रेशर पंखों को ऊपर की ओर धकेलता है। प्लेन जब हवा में सीधा रहता है तो ये दोनों प्रेशर बराबर काम करते हैं और प्लेन का बैलेंस बनाए रखते हैं। अब देखिए कि तब क्या होता है जब प्लेन ऊपर की ओर चढ़ने की कोशिश करता है। ऐसे में प्लेन की नोक तिरछी हो जाती है। हवा जिस एंगल पर पंख से टकराती है उसे एंगल ऑफ अटैक कहते हैं। जैसे जैसे ये एंगल बढ़ता जाता है, पंख के ऊपरी तरफ बहने वाली हवा पंख से टकराकर छितरा जाती है और एक स्मूथ एयर फ्लो बरकरार नहीं रह पाता। अगर एंगल ऑफ अटैक एक क्रिटिकल वैल्यू से ऊपर पहुंच जाए तो इसे प्लेन का स्टॉल होना कहते हैं। ऐसी हालत में इंजन चालू होने के बावजूद प्लेन नीचे गिरने लगता है। तो दोस्तों, दोनों पायलटों को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ हो रही है। बोनिन ने मुख्य पायलट मार्क ड्यूबा को नींद से जगाया। ड्यूबा उठकर आए, लेकिन उन्हें भी शुरुआत में कुछ समझ नहीं आया। उनका ध्यान बोनिन के हाथ की तरफ नहीं गया, जो अभी भी कंट्रोल स्टिक को खींचे हुआ था। प्लेन का स्टॉल बर्निंग अलार्म लगातार बज रहा था, लेकिन जब तक ड्यूबा इसका कारण समझ पाते बहुत देर हो चुकी थी। ड्यूबा को जब तक गलती समझ आई, प्लेन और अटलांटिक की सतह के बीच सिर्फ 10,000 फीट की दूरी बची थी। 2:14 पर वॉइस रिकॉर्डर ने पायलट के आखिरी शब्द रिकॉर्ड किए। ड्यूबा बार बार चिल्ला रहे थे, ऊपर खींचो, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। प्लेन सीधा अटलांटिक सागर में गिरा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। प्लेन में सवार 228 लोगों में से एक की भी जान नहीं बच पाई। फ्रेंच सरकार ने प्लेन हादसे की जांच के लिए कमेटी बनाई। कमेटी ने माना कि इस प्लेन हादसे की वजह पायलट की गलती थी। दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर देना। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।